भी बता चुके हैं और सारे जग जाहिर है। ये जो आज का भाषण था, जो लोग सोचते हैं कि ये कोई नया चेहरा है, जिस भी व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी को जाना है, और मैंने तो थोड़ा ही जाना है अध्ययन के जरिए, पर उनके सैकड़ों साथियों से, ब्यूरोक्रेट से, पॉलिटिकल कॉलीग से, आम नागरिकों से गुजरात के जो मैंने बात की, जो उनका काम देखा, यही चेहरा पहले दिन 7 अक्टूबर 2001, ये एक अनोखा शख्स है जिसने जो कहा वो किया पहले दिन से। और जब ये इतने ही भावुक क्षण थे जब वो चीफ मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज में गया, सारे अर्थक्वेक विक्टिम्स को इसने इसी तरह से संवेदनशीलता से, अपनी संवेदनशीलता से रुलाया था, खुद भी उनके साथ रोया था। तो ये जो चेहरा है, जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो जानते हैं कि यही चेहरा कंसिस्टेंट रहा। चलिए, आपके हिसाब से कोई नयापन नहीं है। बिल्कुल। और गुजरात में भी लोग कहते हैं ही इज लाइक अ कोकोनट, हार्ड लगते हैं, अंदर बिल्कुल मुलायम, लाइक नारियल की गिरी जैसे होती है। चलिए, तो वो कंपैशन, वो सिंसेरिटी, एंड ही रीचेज आउट टू पीपल, क्योंकि दिल से बोलते हैं। आने वाले दिनों में ये बातें शायद ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट यहां पर दिखाते हैं आपको, किस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे या फिर जब उनके लिए लोग अतिशोक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनमें से कई ऐसी चीजें निकल कर आई जो नरेंद्र मोदी को कम से कम आज अपनी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे आगे रखते हुए दिखाई दे रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में सर्वशक्तिमान है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। होनी है, जिस तरीके की संसदीय प्रक्रिया है वो शुरू होनी है। सर्वशक्तिमान हो गए हैं मोदी। बीजेपी में, एनडीए में, संसद में और देश में सबसे बड़ा कद, सबसे ज्यादा ताकत। तमाम विरोध दब गए हैं। अब सिर्फ एक ही आवाज है, मोदी। सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाले मोदी को आज हर बात पर हर किसी का साथ मिलता दिख रहा है। संसद के सेंट्रल हॉल में जब आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर पेश किया, तो तालियों की गड़गड़ाहट मोदी के कद की गवाही दे रही थी। हर किसी की जुबान पर था मोदी मोदी। इस देश का भविष्य, इस देश का तकदीर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलेगा और हमारे देश को जो हमारा मिशन है, जो हमारी भावना है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हिंदुस्तान का उदय विश्व में होगा, यह सपना पूरा होगा। मैं आदरणीय आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की जो प्रस्तावना हुई है उसका समर्थन करता हूं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, एनडीए के 29 दल नमो नमो कर रहे हैं। पासवान से लेकर बादल तक और उद्धव से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक, सबके लिए मोदी महान नेता है। अब सियासत की तमाम डोर मोदी के हाथ में है। सूत्रों के मुताबिक आखिरकार संघ ने यह फैसला कर लिया कि मोदी की कैबिनेट का फैसला उन्हीं के हाथों में रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो ताकत मोदी के पास है, जो काम की शैली मोदी की है, उसमें मंत्रियों के रोल पर भी प्रधानमंत्री की कड़ी नजर होगी। गुजरात का सीएम भी मोदी को तय करना है और शायद वो आनंदीबेन के नाम पर मुहर भी लगा दें। राजनाथ के मंत्री बनने की सूरत में बीजेपी के अगले अध्यक्ष के फैसले में मोदी सब पर भारी पड़ेंगे। टीम न्यूज नेशन। उमेश जी, महानायक, सर्वशक्तिमान, तमाम अतिशोक्तियां आज नरेंद्र मोदी के लिए सामने रखी जा रही हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी के हाथ में जिस तरीके से हर कोई अपनी किस्मत, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी किस्मत डालते जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति में एब्सोल्यूट पावर वाकई में बहुत मुश्किल हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए संभालना। देखिए, हमारे यहाँ परंपरा है उगते सूरज को सलाम करने की, और ये अच्छी बात है, कोई ये बुरी बात नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये बुरी बात है जी, लेकिन मैं समझता हूं एक जर्नलिस्ट के रूप में कि अभी उनका दिन शुरू हो रहा है और शुरुआती दिनों में अभी शपथ ग्रहण उन्होंने नहीं किया है, अपनी कैबिनेट की पहली बैठक नहीं की है, कैबिनेट अपनी उन्होंने नहीं बनाई है, कैबिनेट में कौन चेहरे किस मंत्रालय को देखेंगे ये भी नहीं तय हुआ है। मुझे लगता है अभी वक्त मिलना चाहिए। एक जर्नलिस्ट के रूप में जो वीरदावली की पत्रकारिता में कभी यकीन नहीं किया, चाहे सरकार जिसकी रही हो, तो मैं निजी तौर पे मानता हूं कि उनके कामकाज का इंतजार किया जाना चाहिए। वो कैसे करते हैं काम,
कैसे देखते हैं काम जी। और भारत की जनता को जो एक आश्वासन उनसे मिला है खासकर आज के संबोधन से, उसको वो कैसे लागू करते हैं, उसको अमली जामा कैसे पहनाते हैं। हम पहले से कोई आग्रह पूर्वाग्रह बनाकर उनके शख्सियत के बारे में, उनकी सियासत के बारे में, मुख्यमंत्री के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में मेरी कोई राय हो सकती है, किसी और की कोई और राय हो सकती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे अपनी राय बनाना बाकी है, या मेरे जैसे लोगों के लिए जो अभी इंतजार करना चाहेंगे। बिल्कुल। मुकेश नाइक जी, विपक्ष के तौर पर क्या आप लोग किसी खांचे में आज नरेंद्र मोदी को देखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी दरअसल एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति है जो कि शायद प्रधानमंत्री के लिबास पहनने के साथ ही एक अलग शख्सियत के साथ, एक अलग कलेवर में, एक अलग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल में दिखाई देगा? देखिए अजय जी, अभी तो अंकुर अपना कठोर आवरण फोड़कर बाहर निकला है। अभी किस तरह का क्लाइमेट उसके आसपास होगा, किस तरह का खाद पानी उसको मिलेगा, किस तरह का संरक्षण उसको मिलेगा, उसका पोषण कैसे होगा, वो कैसे पल्लवित होगा, इसके लिए थोड़ा और प्रतीक्षा करना होगी। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रोजगार की समस्या है, जी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की समस्या है, पड़ोसी देशों से जो संबंध है, जी, जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन टेक्नोलॉजी को जो उन्होंने अपग्रेड करके अपने पारंपरिक जो शिल्प और कला से जोड़कर जो स्किल डेवलपमेंट की बात करी है, वो उसमें उसको कितना मूर्त रूप देते हैं। और जो सांस्कृतिक मोर्चे पर और जो सामाजिक मोर्चे पर समुदायों में सामंजस्य की बात है, देश में शांति है, पड़ोसियों से संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसकी निरंतरता को कैसे बना के रखते हैं। मुकेश जी, आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं, कैसे निरंतर होता है। बिल्कुल, आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आती हुई दिखाई देंगी। क्या क्या ये चुनौतियां हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। बस कुछ देर हमारे साथ बन रही है आप सब, हम वापस आते हैं और फिर चर्चा करते हैं आखिरकार जो बड़ी चुनौतियां हैं जो आज न सिर्फ देश के सामने है बल्कि भावी प्रधानमंत्री के सामने भी हैं, उनका निवारण कैसे हो सकता है, क्या है रास्ते, करेंगे इस पर चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से आज नरेंद्र मोदी भावुक को उठे जब अपनी बातों को सामने रख रहे थे। इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज जो लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो कि देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने कई चुनौतियां हैं, कई ऐसे मसले हैं जिस पर नरेंद्र मोदी को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, खास करके तब जब इतना भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। ऐसे में उम्मीदों का जो पहाड़ है वो उनके सामने हिमालय से कम नहीं है। आइए आपके सामने पेश करते हैं चुनिंदा चुनौतियां जो नरेंद्र मोदी को तुरंत और फौरन उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, अगर नहीं तो वाकई में उम्मीदों को चकनाचूर होते एक शीशे की तरह हम देखेंगे भी जरूर। राष्ट्रपति को मोदी समर्थक सांसदों की लिस्ट सौंपने के साथ ही उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, अगर नहीं तो वाकई में उम्मीदों को चकनाचूर होते एक शीशे की तरह हम देखेंगे भी जरूर। राष्ट्रपति को मोदी समर्थक सांसदों की लिस्ट सौंपने के साथ ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता बनना शुरू हो गया, लेकिन सिंहासन संभालने के साथ ही मोदी को आने वाली चुनौतियों से भी दो हाथ करने होंगे। मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी उस नारे को पूरा करना जिसे उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन की धुरी बनाया था, यानी सबका साथ सबका विकास। और मोदी ने पीएम की कुर्सी संभालने से पहले अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। इस चुनाव में दो बातों पर हम लोगों ने बहुत बल दिया, उन बातों को हमें आगे बढ़ाना है, और वो है सबका साथ सबका विकास। हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन सबका साथ उतना ही अनिवार्य है। उस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में मोदी को लेकर संशय बना हुआ है। ऐसे में इस तबके का भरोसा जीतना मोदी की प्राथमिकताओं में से एक होगा। मोदी के सामने दूसरा चैलेंज अर्थव्यवस्था को संभालना होगा। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा है कि नई सरकार के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें धीमी आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय घाटा, करंट अकाउंट का घाटा और ऊंची महंगाई दर शामिल है। महंगाई को लेकर मोदी यूपीए सरकार पर लगातार हमला करते रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन क्या मोदी अपने राज में इस महंगाई को काबू में कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि मोदी ने पीएम बनने से पहले ही पिछली सरकार का हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक सभी मंत्रालयों से उनकी उपलब्धियों और लक्ष्यों की जानकारी प्रेजेंटेशन के जरिए प्रस्तुत करने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रेजेंटेशन अगले हफ्ते होंगे। इसमें सभी संबंधित सचिवों को अपने विभाग की 5 बड़ी उपलब्धियों, कमियों और आर्थिक वृद्धि के लिए उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों का ब्यौरा देना होगा। खुद मोदी भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार में गरीबों का विकास सबसे अहम मुद्दा होगा। मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। देखो कौन आया। मोदी जब सरकार में आएंगे तो उन्हें अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए कई हजार करोड़ की जरूरत होगी। ऐसे में विदेशी निवेश को भी देश में लाना मोदी की एक बड़ी जरूरत बन जाएगा। टीम न्यूज नेशन। तमाम दिक्कतें हैं जो आज भी मुंह बाए खड़ी हैं और ऐसे में हम इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से एक गुजारिश करूंगा, हमारे पास वक्त की कमी है, आप सब अगर छोटा जवाब दें तो बहुत तेजी से हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। नलिन जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। महंगाई एक ऐसा मसला जो कि विकास की पहली सीढ़ी है, उसे पार करने के लिए क्या कुछ दिक्कतें होंगी? डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, सीएनजी की कीमतें बढ़ने वाली हैं, पेट्रोल की कीमतों पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है और ऐसे में होलसेल प्राइस इंडेक्स तो छोड़ दीजिए, तमाम सब्जी और तमाम दलहन पर भी अब बढ़त आने वाली है। ऐसे में आपकी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैं मुकेश जी और उसके बाद आपका आभारी हूं कि जब आपने हमें चुनौतियों के बारे में याद दिलाया। अभी तो शपथ भी नहीं हुई, सरकार बनी भी नहीं, आपने उसके साथ पूरे देश को भी ये याद दिला दिया ये चुनौतियां पिछले 10 साल में खड़ी हो गई हैं। तो मुझे लगता है एक अद्भुत चर्चा है। लेकिन जहां तक है, मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं मेहनत की पराकाष्ठा दिखाऊंगा, क्योंकि गड्ढे भी भरने हैं और देश को गड्ढे से दूर भी ले जाने हैं, आगे बढ़ाना है। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये 5 साल सेवा होगी, तपस्या होगी, ये शासन नहीं होगा और आपको हमारे कार्य दिखाएंगे। नलिन जी, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है, दिक्कत ये जो सामने हमने अब आपके सामने जो तमाम अड़चनें पेश की हैं, इसके बारे में कोई थॉट है, कोई विचार है? अजय जी, ये भारत के प्रधानमंत्री जो शपथ लेंगे 26 तारीख को, उनका कैबिनेट जो आपके सामने प्रस्तुत होगा, कार्यकाल जब संभालेंगे आप अपने एक्शंस में दीजिएगा। आज मोदी जी ने स्वयं कहा कि मैंने अपने सितंबर से लेकर अब तक 10 मई तक पूरा हिसाब राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया। वैसे 2019 में पूरे कार्यकाल का मैं रिपोर्ट कार्ड दूंगा। अभी चालू ही नहीं हुआ कार्यकाल और आप हमसे रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, हम रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं, रोड मैप की बात कर रहे हैं। 2 अलग अलग शब्दावली है। चिंता मत करिए मुकेश जी, रोड मैप पे भी ये अधिकार हम छोड़ देते हैं ना, प्रधानमंत्री और कैबिनेट। चलिए मुकेश जी, आने दीजिए सरकार। नलिन जी ने अभी एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने आज जो गड्ढे छोड़े हैं, ये तमाम चीजें आपकी सरकार ने छोड़े हैं। और आपकी सरकार जब आई थी 2009 में, उस वक्त आप लोगों ने 100 दिनों का वायदा किया था महंगाई दूर करने का, आप नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि इस देश में चाहे कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई पर काबू कभी नहीं पाया जा सकता? अजय कुमार जी, हम तो वही बातें कर रहे हैं जो चुनाव